सुनीता रांधन जी, जिला प्रमुख नागौर भागीरथ राम चौधरी जी, मैं हमारे बीच में हमारे संत विराजमान हैं, पीठाधीश नरेना धाम ओम प्रकाश दास जी, पीठाधीश पलसाना धाम मनोहर दास जी महाराज, उनके चरणों में मैं नमन करता हूं, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। सीकर से आए हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज वाटड़ जी, सरपंच दीपुरा अर्जुन राम कड़वा जी और धर्मपत्नी स्वर्गीय भमरा राम जी कड़वा, श्रीमती भमरी देवी जी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। पूर्व विधायक परवत्सर मान सिंह जी किंसरिया साहब, प्रत्याशी विधानसभा डीडवाना जितेंद्र जी जोधा साहब, प्रत्याशी विधानसभा लाडनू करणी सिंह जी, हमारे यहाँ के प्रभारी अशोक सैनी जी, पूर्व विधायक मगराना रूपाराम जी मोरावतिया, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में बैठी मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी के चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कड़वा परिवार को और विजय सिंह चौधरी जी को कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया और एक साथ मुझे आप सभी के दर्शन का लाभ मिला। निश्चित रूप से मैं पुनः उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैं सौभाग्यशाली हूं। नागौर कुचामन डिडवाना, इसको राजस्थान की हृदय स्थली कहा जाता है और हृदय स्थली वो स्थान होता है जहां से व्यक्ति का शरीर चलता है। यह मेरा नागौर और डीडवाना कुचामन वो क्षेत्र है जो यहां का युवा, यहां की महिला, यहां का किसान, यहां का मजदूर मेहनत करते हुए हमारे राजस्थान को हमेशा आगे बढ़ाने का काम करता है। आज मैं इस मौके पर हम सब पूर्व सरपंच जनसेवी और आदर्श व्यक्तित्व के धनी स्वर्गीय भमरा राम कड़वा जी की प्रतिमा अनावरण के इस भावुक क्षण में मैं निश्चित रूप से ऐसे सरपंच भमरा राम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। डीडवाना कुचामन की यह धरा संतों की धरा है, ये समाज सेवियों की धरा है, ये संत हरिदास निरंजनी की धरा है, भक्त कर्माबाई की धरा है, लोक देवता वीर तेजाजी महाराज की धरा है और आचार्य तुलसी जी की पुण्य भूमि भी है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं देश के किसी भी प्रदेश में जाता हूं, वहां इस क्षेत्र के लोग मुझे मिलते हैं, कई भामाशाह के रूप में मिलते हैं तो कई समाज सेवी के रूप में मिलते हैं। कई बार मैं देखता हूं कि वो यहां से जाए, उनको किसी को 200, किसी को 300 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, यहां की मिट्टी की खुशबू ऐसी है कि वो नागौर की और राजस्थान की मिट्टी की खुशबू पूरे देश और पूरी दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसे हमारे यहाँ के प्रवासी भाइयों को भी प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं, क्योंकि यहां की जो मिट्टी की खुशबू है, यहां का उनसे जो लगाव है, उस लगाव को बनाए हुए सामाजिक क्षेत्र के हर क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं और भामाशाह के रूप में उद्योगों में भी काम कर रहे हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस धरा पर जन्म लेने वाले भमरा राम जी का पूरा जीवन जन सेवा को समर्पित रहा। कुचामन सिटी उनकी कर्म भूमि रही, सामाजिक सेवा से जुड़े रहे और सामाजिक सेवा से ही नहीं, गरीब उत्थान में किसान कैसे रहता है, किसान के कार्य में भाईचारा बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। श्री नर नारायण जन सेवा संस्थान को भी उन्होंने पल्लवित किया है, उसके माध्यम से भी
समाज सेवा का काम उन्होंने आगे बढ़ाया है। निश्चित रूप से उनकी बड़ी भूमिका रही। एक सरपंच होते हुए इतना बड़ा काम बहुत बड़ी बात होती है। और मैं मेरे सरपंचों से मैं कहता हूं, मेरे भाइयों, काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सरपंचों का सम्मेलन था, उस सरपंचों के सम्मेलन में मैंने कहा था कि अगर सबसे बड़ी जनप्रतिनिधियों में कोई ताकत है तो वो सरपंच है। सही माने में समाज सेवा का अवग्राभान लेकर के अगर कोई भी सरपंच चलता है, लोग उसको आजीवन याद रखते हैं। और सरपंच के बाद जो पावर होती है वो सबसे अलग होती है। मैंने वहां भी कहा, और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, चाहे हमारा बजट केंद्र की सरकार दे, चाहे राज्य की सरकार थे, वो ग्राम पंचायतों में सरपंच के माध्यम से आता है। सरपंच हमारा विकास की कड़ी होता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सरपंच समय के साथ अपने आप को इतना मजबूत करें कि लोग उनको हमेशा याद करें। हमारा काम समाज सेवा करने का, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे उस व्यक्ति को लाभ देने का होता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि सरपंच का पद कोई छोटा नहीं है। सरपंच सबसे महत्वपूर्ण पद है। उसकी गरिमा बनाना, समाज सेवा के क्षेत्र में काम करना हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। और मैंने तो सरपंच देखा है, आज भी लोग कहते हैं कि जहां आपने काम कर दिया लोग उसको याद करते हैं। और जनता ऐसी है, वो तुरंत चुकाती है। कभी भी सरपंच रह लीजिए, लेकिन 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी, 25 साल बाद भी आपको जनता उसी नाम से पुकारती है कि ये सरपंच है। और उस सरपंच का नाम दे करके आपको सम्मान देने का काम ये प्यारी जनता करती है और उसी के नाम से वो बुलाती है। मैं हमारी सरकार द्वारा प्रदेश वासियों की सेवा का जो हमने ध्येय मानकर काम कर रही है, हम युवा, किसान, महिला और गरीब जरूरतमंद विशेष रूप से ध्यान देते हुए इनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, जब हमारी 1 साल पहले सरकार बनी थी, हमने ये कहा था कि हमें कहां से स्टार्ट करना चाहिए। राजस्थान की जो स्थिति आपके सामने थी 1 साल पहले, वो आपने देखी है। चाहे युवाओं के क्षेत्र में हो, चाहे किसानों के क्षेत्र में हो, चाहे महिलाओं के क्षेत्र में हो, या मजदूर गरीब के क्षेत्र में हो। हमने कहा राजस्थान का विकास कहां से प्रारंभ करना चाहिए, कहां से वो विकास हो सकता है। ये अब के लिए नहीं, 5 साल के नहीं, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, आने वाली पीढ़ी भी याद रखे, उस काम को हमें करना चाहिए। जब हमने कैबिनेट की बैठक में हम बैठे, हमारा ये प्रस्ताव कि पहला काम ऐसा कौन सा है राजस्थान में होना चाहिए, तो हमने कहा कि राजस्थान हमेशा पानी से जूझा है, या पानी की बहुत बड़ी कमी है। हमने कहा कि राजस्थान में पानी की व्यवस्था किस तरह से हो सकती है। सबसे पहले हमने उस क्षेत्र में काम किया। और मैं मित्रों, ये मजदूर का बेटा जो दूर बैठा है उसको कैसे फायदा मिल सकता है, इस क्षेत्र में भी हमने काम किया। और उस क्षेत्र में काम करते हुए आपने देखा है कि हम हर क्षेत्र, हर जिले में इस तरह की योजना हमारी बन रही है जो हमारे युवा को उद्योग धंधे मिले। हमने ये भी कहा कि हमारा 10वीं से लेकर के चाहे हमारा ग्रेजुएट है, उसकी हम एक फॉर्म भरवा रहे हैं सभी का। उसकी रुचि किधर है, वो क्या काम करना चाहता है, वो नौकरी करना चाहता है या नौकरी देना चाहता है। हम उस राजस्थान से जोड़ते हुए हमारे ऐसे युवा हमें आगे लाने हैं जो खुद आगे आकर के वो नौकरी दे सकते हैं। हमारे युवाओं के लिए हम खेल क्षेत्र में, ओलंपिक में आगे बढ़ने के लिए हमारे राजस्थान का युवा हर चीज में श्रेष्ठ है, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हमने यही नहीं, हमने भर्ती प्रक्रियाओं के समय पर पूरा करने पर सरल बनाने के लिए भी कई नीतिगत फैसले लिए हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीईटी की क्वालिफाइड अंक समेत श्रेणियों में न्यूनतम 40% और एसटी एससी के लिए 35% लिए हैं। और उसकी सीमा भी हमने बढ़ाई है कि 1 साल की बजाय हमने 3 साल किया है, जिससे उससे लगातार उसको पेपर नहीं देने पड़े। एक पेपर दे करके वो आराम से अपनी अगली परीक्षा दे सकता है और पास कर सकता है। इसके लिए भी हमने काम किया है। भर्ती प्रक्रिया में समय कम लगे, इसके लिए दस्तावेज सत्यापन कार्य के लिए हमने
हर विभाग को दिया है। पहले क्या होता था, उसके प्रमाणीकरण के लिए, पेपर जांचने के लिए एक ही एजेंसी काम करती थी। वो कहते थे हमारे पास समय नहीं है, हमने उसको विभाग वाइज दे दिया जिससे जल्दी से जल्दी उनको करके हमारे युवाओं को नौकरी दे। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा हमने वायदे किए, किसानों से हमने वायदा किया कि आने वाले समय में हम आपकी किसान सम्मान निधि बढ़ाएंगे। आपकी किसान सम्मान निधि बढ़ी या नहीं बढ़ी बताइए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपए देते हैं और हमारी सरकार आपको 2 बार में 1,000 रुपए देने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, किसान की एमएसपी बढ़ाने का काम हमने किया है। हमने ये भी कहा है कि किसान को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, इसलिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना भी हमने प्रारंभ की है। मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिटों की शुरुआत की है। गौपालक कार्ड भी हमने दिया है। किसान को दिक्कत होती है, क्यों किसान है लेकिन गाय भैंस नहीं होती है तो परेशानी होती है, उसके लिए भी गौपालक कार्ड दिया है कि जिससे हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो मजबूत रहे। क्योंकि अगर किसान के घर में दूध रहेगा तो छाछ भी मिलेगी, दही भी मिलेगा और उसके जो होनहार हैं वो तंदुरुस्त भी होंगे, भोजन भी अच्छा मिलेगा। अगर हम जानते हैं किसान के घर में दूध होता है तो कम से कम 10-15 सब्जी तो और दूध और छाछ और दही के माध्यम से बनती हैं, जिससे हमारे किसान को ठीक प्रकार से भोजन मिले और आने वाली पीढ़ी भी हमारी मजबूत हो। यही नहीं, हमने जैसा मैंने कहा बेटियों के उत्थान के लिए लाड़ो प्रोत्साहन योजना, मातृबंधन योजना के लिए हमने काम किया है। और यही नहीं, हमने कहा है कि 1,000 आंगनवाड़ी केंद्र भी हम खोलेंगे और आंगनवाड़ी केंद्र के साथ साथ हमें पता है कि किसान की हालत जब ऐसी होती है तो वो बच्चों को भी नहीं देखता है। क्योंकि आपने एक गांव की कहावत सुनी है कि भूखी बिल्ली बच्चों को खा जाती है। मेरे भाई और बहनों, मैं इस बात को जानता हूं कि जब किसान भले घर में दूध हो रहा है लेकिन जब उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तब तो उस दूध को सुबह आने वाली उस दूधिया को टंकी में दे देता है और बच्चों को उस बाल्टी में सिर्फ पानी डाल करके वो सफेद रंग से काम चलाता है। हमने कहा अगर ऐसे हुआ तो हमारे जो नौनिहाल है उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, आंगनवाड़ी केंद्रों में अमृत आहार योजना में दूध प्रारंभ किया है कि जो हमारे उन नौनिहालों को 3 दिन दूध मिल सके, जिससे वो ऐसे नौनिहाल हमारे मजबूती की ओर बढ़े, उनकी स्थिति ठीक रहे। ये काम भी हमने किया है। लखपति दीदी योजना के तहत 3 लाख से ज्यादा महिलाओं अब 1 लाख रुपए से ज्यादा सालाना प्राप्त कर रही हैं। हमारी सरकार जरूरतमंद महिलाओं को 450 रुपए में, आपने देखा होगा, सिलेंडर हम दे रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 1,000 रुपए थी हमारे बुजुर्गों के लिए, उसको भी हमने 1,150 रुपए कर दी है। और आपने देखा होगा, क्योंकि डीजल पेट्रोल की कितनी कीमतें थी जब हम आए थे, तो सबसे ज्यादा काम राजस्थान में हमने किया था, वो भी आपने देखा है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मां भाऊचर योजना की शुरुआत, रामाश्रय बाढ़ की आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना के लिए कैंसर एवं स्क्रीनिंग एवं टीबी पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कदम हमने उठाए हैं। समेकित प्रयास कर 10 लाख परिवारों को पेयजल कनेक्शन पिछले 1 साल में दिए हैं। जेजेएम में आपने देखा था किस तरह की स्थिति हो रही थी। एक तरफ भ्रष्टाचार हो रहा था, कहीं पानी, राजस्थान में जो सबसे ज्यादा आवश्यकता जेजेएम की थी, कांग्रेस की सरकार ने कहीं काम नहीं किया और उसमें भ्रष्टाचार किया, धीमी गति रही। और प्रदेशों की गति आप देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा मेरे भाई और बहनों कि जेजेएम में उन्होंने कितना काम किया है। हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा और पत्र हमने लिखा कि राजस्थान में जेजेएम का काम पूरा नहीं हो पाया है, इसलिए आप हमें समय दें, हम उस जेजेएम को आगे बढ़ाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने जेजेएम को 2028 तक बढ़ाने का काम किया है। निश्चित रूप से हम हर घर नल से जल पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारी सरकार इस दिशा में निरंतर काम कर रही है।
कि हर वर्ग, हर व्यक्ति की खुशहाली, उन्नति सुनिश्चित हो। हम हर क्षेत्र में विकास और सेवा की भावना को लेकर आगे बढ़ें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए गाय दूध देती है, परोपकार के लिए नदियां बहती हैं। ये मानव शरीर भी परोपकार के लिए है। मैं आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में कोई भी ऐसा व्यक्ति रहता है जहां उसे आवश्यकता है, कोई भी हमारी बुजुर्ग मां रहती है, कोई दिव्यांग भाई रहता है, कोई ऐसा रहता है जहां उसे केंद्र की और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। हमारी बहुत सारी ऐसी योजनाएं, उन योजनाओं के माध्यम से हम उनको लाभ दे सकते हैं। गरीब को हम पढ़ा सकते हैं, हमारी बहन को हम पढ़ा सकते हैं, हमारे उस भाई को हम पढ़ा सकते हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। कभी कभी हम देखते हैं, बात हम बड़ी बड़ी करते हैं, कभी कभी दिए तले अंधेरा हो जाता है। हमारे पड़ोस में हमारा भाई शर्म की वजह से कह नहीं पाता है, लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप जाते वक्त, निकलते वक्त इन सारी बातों को देखा करें। एक बार चिंता कर लें कि मेरे पड़ोस में ऐसा कौन सा रहता है जिसकी जो आवश्यकता है उसको पूर्ण कर सकते हैं, सरकार के द्वारा पूर्ति कर सकते हैं, सरकार की योजनाओं के साथ पूरी कर सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए हमें उन योजनाओं को लाभ देते हुए हमारे समाज के अंतिम पायदान पर बैठा अंत्योदय के लिए जो हम जाने जाते हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि हमारे राष्ट्र का विकास जब होगा, हमारे देश का विकास जब होगा, जो अंतिम पंक्ति में जो खड़ा है उस व्यक्ति को हम आगे ला करके उसको सम्मान दिलाने का काम करें और उसको आगे बढ़ाने का काम करें। मैं इसके साथ ही इतना कहना चाहता हूं, कई आपने देखे होंगे 70 साल से इस देश में राजनीति चल रही है, लेकिन उस गरीब की सुनने वाला कोई नहीं। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, ये हमारी सरकार गरीब के लिए, किसान के लिए, महिला के लिए, युवा के लिए कृत संकल्प है। हर योजना से आगे बढ़ेंगे। तो योजना के साथ साथ आप अगर उस व्यक्ति को बताएंगे किसी काम की आवश्यकता होगी, पिछली बार आपने देखा है, मैं वो भी बताना चाह रहा हूं कि हमने डीडवाना कुचामन जिले में प्रमुख जो घोषणाएं की हैं, और वो 1 साल के अंदर, यही नहीं 1 साल के अंदर हमारी जितनी भी जमीन के अलॉटमेंट थे वो हो गए, उनकी वित्तीय स्वीकृति निकल गई, 99% जमीन अलॉट हो गई। और हमारा तो बजट जुलाई में हुआ था, और जुलाई से आप लगा लीजिए 6-7 महीने में हमने जमीन अलॉट कर दी, और 95% हमने उसकी एएस और एफएस भी निकाल दी, वित्तीय स्वीकृति भी हमने दे दी। हमारी सरकार ने डीडवाना कुचामन के विकास के लिए पिछले बजट में ढेरों सारी घोषणाएं की, जो आज हमने उनको धरातल पर उतारने का काम किया है। लोग घोषणाएं कर देते हैं, कह देते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर एक भी घोषणा अगर हमने की है पिछले साल की, तो आप उनको लेकर के आइए कि वो धरातल पर नहीं उतरी है, उसकी स्वीकृति नहीं हुई है। जिला डीडवाना कुचामन में लगभग 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। डीडवाना कुचामन जिले की 45 बजट घोषणाओं में से 35 मतलब 78% घोषणाओं में स्वीकृति जारी की जा चुकी है। 78% यहां की घोषणाएं स्वीकृति भी हो गई और स्वीकृति जारी भी हो गई। बजट 2024 डीडवाना कुचामन जिले के लिए 11 कार्यों में भूखंड आवंटित की आवश्यकता थी, जिनमें 11 का मतलब 100%। जैसा मैंने कहा, मैं ये आज ही बना के नहीं लाया, ये आपके यहाँ है, आपके जिले में पहले से ही मैंने किया है। जो हमने घोषणाएं की वो पूरी की पूरी जमीन भी आवंटित हो गई उनकी। 58 करोड़ 70 लाख रुपए से डीडवाना कुचामन में छोटी खाडू पर आरओबी निर्माण कार्य कराए जाने हेतु डीपीआर का कार्य प्रारंभ करवा दिया गया है। 5 करोड़ रुपए में नावा शहर डीडवाना कुचामन की विभिन्न सड़कों का निर्माण प्रगतिरत है। मारोट में सहायक अभियंता विद्युत एवं नावा में अधसाजी विद्युत कार्यालय खोला गया है, जो आपकी जो डिमांड थी। भावंता में 132 केवी जीएसएस हेतु भूमि आवंटित की गई है। डीडवाना शहर में 33.11 केवी जीएस निर्माण कार्य हेतु कार्य आदेश जारी कर चुके हैं। भूणी आगुंता व कुचामन सिटी में 33 केवी जीएस स्थापित किए जाने हेतु भूमि आवंटित की गई है। कुचामन सिटी हेतु स्वीकृति जारी, आगुंता हेतु कार्य आदेश जारी किए जा चुके हैं। शिवदानपुरा डीडवाना कुचामन में नवीन पशु चिकित्सालय खोला गया है।
जसवंतगढ़ लालू में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया गया है। खोरडी उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया गया है। जिला चिकित्सालय डीडवाना की बेड क्षमता 200 से 300 बेड की गई है बढ़ा करके। कुचामन जिला अस्पताल में कोरियर यूनिट संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। मौलासर स्वास्थ्य केंद्र में बेड स्ट्रेंथ 30 से 50 बेड कर स्वीकृति की जा चुकी है। कुचामन सिटी में देवनारायण आवासीय विद्यालय खोले जाने हेतु भूमि आवंटित की गई है। जिले में नवीनतम टेक्नोलॉजी आधारित ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक IDT के संचालन हेतु निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। आपके यहाँ जो घोषणा हुई थी, लगभग उन घोषणाओं को हमने लगभग जमीन पर उतारने का काम किया है। मित्रों, हम कहने में विश्वास नहीं, करने में विश्वास करते हैं। आपने देखा होगा कई लोग आते हैं, चुनाव के समय आते हैं, कोई युवाओं की बात करेगा, युवाओं को भड़काने की बात करेगा, कोई किसानों को भड़काने की बात करेगा, कोई मजदूरों की बात करेगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, लेकिन जब समय आता है वो कहीं नजर नहीं आते। नजर अगर आती है तो ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। इसलिए मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपने जिस विश्वास के साथ, जिस उत्साह के साथ प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, हम ये कह सकते हैं कि आपकी भाव और भावना के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। और आपने देखा है जो संकल्प पत्र हम लेकर के चले थे, उस संकल्प पत्र में हमने 1 साल हुआ है, हमने 50 से 55% हमारे उस संकल्प पत्र के वायदों को हमने पूरा किया है। आज मैं इस मौके पर पुनः आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, क्योंकि मैं किसान की, मजदूर की, युवा की, महिला की तकलीफ को मैं जानता हूं। एक किसान होने के नाते और किसान होने के नाते एक मैंने सरपंच भी मैं रहा हूं, तो उसमें मैंने देखा है, मैं कहता हूं हमेशा, ईश्वर गरीबी किसी को नहीं दे, ईश्वर गरीबी किसी को नहीं दे। हमें उसकी कभी उपहास नहीं करना चाहिए उस व्यक्ति का, कभी हमें उसके देख करके हमारे मन में यह भाव जागृत होना चाहिए कि ये पहिया है साइकिल का, ये कभी ऊपर कभी नीचे, ये चलता रहेगा मेरे भाई और बहनों। लेकिन हमें हमारे जिनको आवश्यकता है और आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जब तक समाज खड़ा नहीं होगा, जब तक हमारे राष्ट्र का उत्थान नहीं होगा। सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी उन सरकार की योजना नीचे तक उस गरीब को लाभ मिले, इसकी चिंता आप सभी को एक प्रदेश का नागरिक होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते हम सभी का बनता है। और मैं आपसे यही इच्छा और अपेक्षा करता हूं कि राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित राजस्थान के लिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस विजन से जुड़ने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा देश 2047 तक विकसित भारत बनेगा, दुनिया का सिरमौर बनेगा। और आप देख रहे हैं कि दुनिया का सिरमौर 2014 के बाद इस देश के अंदर परिवर्तन आपने देखा है कि किस तरह से इस देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन आपने देखा है, शायद 70 साल में आपने नहीं देखा होगा।